Hello, okay. Good morning and welcome back. So another week starts, and we are already in book 2. And with the syllabus slightly curtailed, I am pretty reasonably sure. That we will be able to finish off by somewhere around September mid. This is what my hunch is, isn't it? And in the meanwhile, let's see. Oh, some more the pipeline. Next week तो शायद CPT भी होगा. This is what I guess. ठीक है ना? हाफ ईयरली भी लगभग करेक्ट हो ही गया. हाफ ईयरली तो सब पे ठीक ही गया है, इन द सेंस कि पेपर भी तो इजी था. ऑब्जेक्टिव शायद थोड़ा टफर थे, बट आई थिंक सब्जेक्टिव वाज प्रीटी इजी, है ना, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव डन वेल. हाउएवर there is a point of concern here. Let me express that first and then maybe move on to our discussion, and that is the ability to write. Okay. In the meanwhile, good morning messages already got. Prataksh, Karthik, Dharya, Divyam, Jay Goyal. Jay Goyal, you were having some difficulty in coming in. 2-3 entries दिख रहा था मुझे. Manan Dangwal, Khushi, Shivam, Akshit, Divyam. Jay Goyal says no. मुझे 2 entry दिखे. चलो. Divyam says coming Thursday नहीं है. होना चाहिए. Coming Thursday तो होना चाहिए. I think coming Thursday there should be a CPT. This is what I guess. ठीक है ना? चलो. So what I was saying was that one small area of concern regarding writing, and that is some of you tend to one or two of you tend to overwrite, means extra likhna, and one of you tend to underwrite as well. Satyam has asked were the papers checked on screen. Yes. So I had to use a tab and then use the fingers for checking. पहले मैं उससे कर रहा था, पेन से, डिजिटल पेन से. मैं देखा कि उससे जल्दी तो फिंगर से हो जाता है. डिजिटल पेन ना कई बार लेता नहीं है, वो एंगल मेंटेन करके तब जाके लेता है, तो इतना कुछ कई बार हो नहीं पाता है, तो हमने तो फिंगर से कर दिया. ठीक है. दिव्यम हैज आस्क्ड क्या मेरा ठीक था. इनफैक्ट दिव्यम इज वन एग्जांपल ऑफ स्लाइटली ओवरराइटिंग. थोड़ा ज्यादा लंबे लिखे. Let's take two extremes. Divyam is one side, writing too much. So maybe 1 marker question में भी पता चला 8 लाइन लिख दिया. Avoid करो. Because in a board you won't be having that much of luxury of time. और ऊपर से कहना कि थोड़ा सा वो भी रहता है, प्रेशर भी रहता है उसमें माइंड में. बोर्ड इज आफ्टर ऑल. वैसे तुम लोगों ने 10th बोर्ड दिया है तो प्रेशर वाला फीलिंग तो खैर तुम लोग को कम होगा. ठीक है ना. बट फिर भी ठीक है. अच्छा, that was one extreme side. The other extreme side was there were few, but maybe I will take the example of 2-3 नाम याद आ रहा है. चलो एक नाम ले लेता हूँ, वेरल. Too less. Yes, के ऊपर नीचे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो नाम मैं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैटास्ट्रॉफी हो गया है, कुछ नहीं हुआ है. It is just that I'm just taking a name little to understand. है ना. तो मुझे लगा कुछ ज्यादा ही कम लिखे. अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. अब सपोज शील्डिंग इफेक्ट की क्वेश्चन, तो लिखो अच्छे से शील्डिंग विल्डिंग क्या है, फील्ड वील्ड कैसे होता है, कंडक्टर वगैरह कैसे होता है, लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह जो भी व्हाटएवर लिखो. Now Viral has just written one line कि it is based on Faraday cage effect. ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ, but the problem is that see you have to understand. हमारा क्वेश्चन क्या है, what is shielding effect. तो what is shielding effect के जगह तुमने एक और इफेक्ट का नाम दे दिया, अब उसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये तो आंसर तो नहीं हुआ ना अभी. Are you getting my point? See, it's almost like मैंने एग्जांपल पहले भी लिया हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ तुमसे व्हाट इज योर एड्रेस, तो तुमने बोला कि जस्ट बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस. अब आंसर थोड़ी हुआ इससे, है या नहीं. तो या तो पोस्ट ऑफिस का पूरा एड्रेस देते तब तो मुझे समझ में आता है, यानी पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बोला और सिर्फ लिख दिया कि बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस. दैट विल नॉट हेल्प, है ना. इट्स लाइक दैट ओनली, लाइक दैट हियर आल्सो. तो इसलिए जो भी आंसर्स आते हैं उनको एक्सप्लेनेशन ठीक से करना होता है. नंबर 1.
नंबर 2 इज दैट कई सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी थे, है ना। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जैसे whose capacitance is higher, 2 ग्राफ थे। तो ऐसे में जस्ट बाय राइटिंग इज नॉट सफिशिएंट कि इसका कैपेसिटेंस हायर है बी का या ए का, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वो तो तुक्का भी भिड़ गया फिर, है ना। तो उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैपेसिटेंस इन दिस ग्राफ इज द स्लोप ऑफ दिस या 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस, है ना। सिंस द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज मोर या लेस या जो भी बताना होगा, मतलब आई डोंट नो, तो ग्राफ के ऊपर है ना, प्लस एक्सिस के ऊपर भी है कि v वर्सेस q है या q वर्सेस v है, एटसेट्रा। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर a हैज कैपेसिटेंस व्हिच इज मोर या लेस या व्हाटएवर। तो ये इसका तरीका होता है और ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। डोंट यू नो ब्रेक दैट मेथोडोलॉजी और दैट सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और कोई बात नहीं। बाकी तो पेपर इजी था, मतलब सीबीएसई पेपर तो इजी होता है और इस साल का तो एक्सपेक्टेशन भी इजी का ही है क्यों? क्योंकि अभी तो आईआईटीज को प्रेशर दिया जा रहा है कि इस बार एकेडमिक्स बहुत वो हो गया है, सफर कर गया, तो प्लीज पेपर इजियर बना दो। वो अलग बात है कि आईआईटीज के काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनका तो ये मानना है शायद कि ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन जो इस साल का पेपर है जो सितंबर में होने वाला, उसमें तो एक्चुअली बच्चों को देखा जाए तो ज्यादा टाइम है या नहीं। So there is no logic as such for reducing the level of paper. But anyway, pressures always come up. So let's see what they do finally. ठीक है? Dhruv has written a comment under this paper के शुरू होते वक्त बड़ा-बड़ा लिखने का मन करता है, पर खत्म होते वक्त जितना कम हो सके उतना लिख के खत्म करने का मन करता है। अच्छा देखो, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आज। आई होप यू विल फॉलो दैट ट्रेंड। अभी देखो, एज ऑफ नाउ अगर आज देखा जाए तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, बट समहाउ कुछ इस तरीके से है कि 20 क्वेश्चन पे एमसीक्यू है, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्ट ट्रेंड तो याद नहीं आ रहा, बट 5 into 3 हो गए, ये तो हो गए 20 into 1, है ना। फिर 6 into 2 और 6 into 3 बन रहा है कभी मुझे नहीं बन रहा। शायद 7 into 2 और 7 into 3 ये है। ये हो गया 20, 14, 21, 15, 70, 20, 30, 40। हाँ ये है। तो दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए, ठीक है ना। इफ यू लुक एट द ओवरऑल ट्रेंड, दिस इज व्हाट इट इज। अब देखो जरा सोचो लॉजिकली, सिंपल लॉजिक, कोई हाई फाई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। एंड दैट इज 70 मार्क्स के क्वेश्चंस है और हमें क्या दिया जा रहा है, 3 घंटा। 3 घंटा 180 मिनट होता है, ठीक है ना। 3 घंटे 180 मिनट होता है, तो मैं कहता हूँ कि 180 मिनट तो नहीं लगाओ, 160 मिनट लगाओ, ठीक है। 160 मिनट अगर लगा लेता हूँ मैं, या 161 मिनट लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो देन यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली, तो देखो ना 140 और 35, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट and let's take around 15 seconds per marks. This is what is the figure. Approximately का देखोगे, तो 2 minutes 15 seconds per marks. Now, I'm not writing per question, mind you. I'm writing per marks. ठीक है? तो this is what the statistics is. तो यानी 20 क्वेश्चन फिर कितने में खत्म होना चाहिए? तो 40 मिनट और इसका 1/4, तो यानी 45 मिनट। I think 40 मिनट में हो जाता है। Why? Because the MCQs that come in CBSE are pretty easy. ये हो जाता है आराम से। फिर 14 क्वेश्चन से ये 2 मार्क्स के हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स के हिसाब से एक क्वेश्चन 4 मिनट। इट नेवर टेक्स मोर देन 20-25 मिनट्स, अराउंड 25 मिनट्स। तो ये माइक्रो प्लानिंग करके चलना पड़ता है। यानी एग्जाम में जो है ना, घड़ी जैसे स्टार्ट किया तो घड़ी ऑन हो जाना चाहिए और एकदम सामने ऐसे डिस्प्ले में दिखना चाहिए, इस तरीके से सामने।
so that you know that let's say if the exam has started suppose 9 o'clock, suppose तो अगर 9 o'clock it starts यानी 9:40 तक तुम्हारे MCQs खत्म हो जाने चाहिए और ये 25 मिनट और यानी 10:05 पे ये वाले खत्म हो जाने चाहिए। अब ये देखो एक्चुअली चलो हाफ एन आवर लगा दो, हाफ एन आवर भी लगा तो भी 10:10 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ना 21 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 21 into 2 is 42, मैं कहता हूँ 45 मिनट्स लगा दो, है ना, हो जाता है ऐसे कुछ नहीं। अगर 45 मिनट्स हो गया दैट मींस एट 10:55 दिस शुड डू, और ये हो गया तुम्हारा बड़े क्वेश्चन तो 15 उसके तो आधा घंटा लगता है, हो जाता है 40 मिनट, ठीक है ना। तो 45 मिनट भी लगाओ तो भी चलता है। 45 मिनट अगर लगाते हो तो दैट केस क्या होता है ना 11:40 तक खत्म हो जाता है, ठीक है, जनरली ये ट्रेंड होता है। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया ना, लेटेस्ट से मतलब देखो एग्जाम है आफ्टर ऑल, आई मीन यू कांट सो मच माइक्रो प्लान एग्जैक्टली, बट अगर माइंड में एक पैटर्न और फिगर लेके चलते हो तो दैट इज क्या होता है। अच्छा इसको तुम स्वैप भी कर सकते हो, तो मे भी इसको इधर कर दे तो अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम अपना अपना चेयर चेंज कर लो। अब इससे क्या होता है 9:40 पे एक अलार्म बजना चाहिए, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है नहीं हो चुका, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा आगे का स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते। अच्छा जहां तक राइटिंग की बात है, जो 1 मार्कर होता है उसमें तो लिखना नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है या एक आध तो कुछ में लिखना होता है, तो मस्ट बी केयरफुल कि 2-3 मैक्सिमम 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। 2 मार्कर वाले में कम से कम 2-3 लाइन तो होना चाहिए, इवन इफ इट्स अ यस और नो क्वेश्चन तो डोंट जस्ट राइट यस और राइट द एक्सप्लेनेशन आल्सो, और साथ में कम से कम 3-4 लाइन से लेके 7-8 लाइन, दिस शुड बी द बाउंड्री ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चंस। फिर 3 मार्कर क्वेश्चंस, तो 3 मार्कर क्वेश्चन बी एटलीस्ट हाफ अ पेज according to the board page, मतलब at least half a page to maximum 1 page, या चलो थोड़ा सा कभी कभी बड़ा हो जाता तो मे बी 1 page and few lines, that's the maximum stretch. Just because you know that particular topic well doesn't mean that you stretch it to an extent that you go to 2 to 3 pages and then in the end land up probably having a very squeezed amount of time for the last few marker questions, 5 marker questions are very pretty long. 5 मार्कर में भी मैंने 15-15 मिनट पर क्वेश्चन दिया, तो 15 मिनट पर क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। देखो 45 मिनट्स ओवरऑल दिया, सो दैट वुड बी अ गुड वे टू फिनिश इट ऑफ 11:40 के आसपास अगर पेपर खत्म हो जाता है लगभग, तो देन यू हैव एम्पल टाइम अराउंड 20 मिनट्स टू गो टू दोस 1 or 2 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट डू अर्लियर, or maybe you were doubtful and you left some space in between or something like that, so that's up to you. तो ये होता है माइक्रो प्लानिंग। तो कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ बहुत बड़ा सिंपल डेकोरम बता रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट from next onwards, I mean, whatever the exam is, try to follow that kind of timings in mind. मैं ये कोई rigid नहीं बता रहा हूँ कि पहले ये करो उसके बाद ये उसके बाद ये, all these are swappable, maybe you can do the 5 marker question before. कुछ लोगों का मानना ही होता है कि 5 marker question बल्क में होते हैं और उसमें डेरिवेशन वगैरह टाइप का इजी होता है, तो हम निपटा लेंगे पहले, that's your choice, I'm not entering that arena, ठीक है, but I would prefer that you at least do one type of questions in one place, even if you are not able to answer a particular question at that particular point. So don't go to some other region and then mix up the entire thing. Leave sufficient space. Leave sufficient space and write that PTO kind of a thing, so that ये ना हो कि पता चला कि खाली पेज छोड़ दिया एक दो और पता चला उसके बाद पेज ही ना पलटा जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो PTO लिख दो so that at least little bit of page turning is there. All those things, those you know, nothing to mention again. चलो, so that would be roughly a way of appearing for a paper. Next paper onwards, please take care of this. तो ऐसे में क्या होता है कि then you won't have all these hiccups of time management or any other thing that crops up at the end generally the exam. And towards the end of the exam, if you have a lot of questions left, then whatever kind of planning you might want to do at that moment of time is not going to succeed. तो इसलिए planning last में नहीं, planning पहले से करना है ना, पेपर के एकदम beginning से. So that's what I've given a rough idea. Rest I'm sure है ना. मनन has asked कि अच्छा नहीं, दिव्यांश ने भी पूछा कि अगर एक सेक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया उसको छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं समझे नहीं, अगर मान लो एक सेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया तो कम से कम तुम्हारे पास 20 मिनट का क्वेश्चन है, और देखो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगेगा जब हमने नंबर ऑफ लाइंस पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 1 मार्कर के क्वेश्चंस में 2 लाइन से लेके 4 लाइन से एक्सीड मत करो कोशिश, फिर 2 मार्कर में ऐसे 3-4 लाइन से लेके 7-8 लाइन से एक्सीड मत करो, 3 मार्कर में मिनिमम हाफ पेज से लेके 1 पेज को एक्सीड मत करो,
तो जब इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लगभग, तो आई होप कि टाइम भी उस तरीके से, चाहे तुमको आता कितना भी उस टॉपिक के ऊपर, बट उसको कोशिश करोगे देखना, तुम अगर 3 मार्क के क्वेश्चन है तो देखना उसको 1 पेज के अंदर ही समेटने का कोशिश करो, अगर कॉन्शियसली जाओगे। इफ यू राइट विद द फ्लो, तब तो फिर एंड में टाइम मैनेजमेंट का इशू तो आएंगे, ठीक है ना। मना ने आस्क्ड कि क्या एमसीक्यूज के सॉल्यूशन भी आंसर शीट पर लिखने होंगे? देखो, एज सच बोर्ड की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। मैं भी इस बार चेकिंग में था, तो बोर्ड की तरफ ऐसे कुछ नहीं था कि गिव मार्क्स ओनली व्हेन द सॉल्यूशन हैज बीन डन, ऐसा तो कुछ था नहीं। However, what I would recommend is that लेफ्ट हैंड साइड में जब 1A 2B ये सब कर ही रहे हो, तो दैट केस बाकी जो खाली स्पेस है, एक लाइन ड्रॉ करके जो खाली स्पेस है, एटलीस्ट विजिबली कुछ वर्किंग दिखता है ना, तो चीटिंग वीटिंग और वो सब जो चीजें होता है दिमाग में रहता है, वो नहीं रहता। And in any case, all the questions I don't think you can just do them orally. If you can, very good. But अगर नहीं हो रहा तो any case जब वर्कआउट कर ही रहे हो, तो अगर लाइन ड्रॉ करके स्पेस बड़ा रख के अगर वर्किंग दिखा रहे हो तो इज नो हार्म, ठीक है, उसी जगह पे लिख कर सकता है। चलो, दैट्स फॉर कमिंग एग्जाम से टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। वी वर इन द मिडल ऑफ डूइंग रे ऑप्टिक्स, तो आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू प्रोसीड फ्रॉम दैट, ठीक है ना। तो हमने उस दिन रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन ये किए थे कि इमेज फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह, पर हमने जो डिस्कस किया था वो थे सारे फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फॉर अ कर्व, ठीक है। There's a difference between the way we approached formula in class 10th and the way we approached formula in class 12th. In the sense कि formula नहीं बदलता है, अप्रोच भी नहीं बदलता है। इट इज जस्ट दैट क्लास 10th में देखा होगा कि उनका कोई डेरिवेशन नहीं, पर अब हमें इनके डेरिवेशंस भी करने पड़ते, तो धीरे धीरे करेंगे। मे बी किसी एक दिन जो है ना इकट्ठे डेरिवेशन कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट इस तरह से कर रहे हैं। And when we talk about curved mirror, our syllabus it means basically a spherical mirror, which means what? That if there is a sphere, and let's say if I cut out a small portion of it, ठीक है ना, that is what it would be when it comes to a spherical mirror, ठीक है। तो like in case of a spherical mirror, our agenda will be mainly concave and convex mirror. So this mirror, if I polish from this side, okay, so it will become a convex mirror. And let's say if I polish from inside, sorry, concave mirror. And if I polish from inside, let's say, it's a concave mirror and a convex mirror, ठीक है। कई बार इसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज लिखा रहता है। कार्तिक सेठ की आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, अच्छा अर्जुन ने भी, तो मुझे याद तो है नहीं, तुम्हें भी एक बार क्वेश्चन भेज दो या तो वो 9555 वाले नंबर पे क्वेश्चन भेज दो। अच्छा अच्छा, हाँ, कितने रिफ्लेक्शंस वाले क्वेश्चन, उसका डेटा तो याद नहीं है, तुम्हें भी डेटा भेज दो। और डेटा तो उसका याद नहीं आ रहा है। ये मेरा 9555 वाले नंबर पे कोई एक जने भेज दो जरा क्वेश्चन को। अच्छा, 343 सेंटीमीटर 4, चलो ठीक है, सुन रहा। तो 343 सेंटीमीटर और
4 सेंटीमीटर was this width then. तो अगर यहाँ से 37 डिग्री है तो यहाँ पे भी वही 37 डिग्री होगा, ठीक है ना, और एकदम एज पे हिट किया, तो एज पे हिट किया गया, इसका मतलब क्या है कि आई एम गोइंग टू टेक दैट एज एक्स कोऑर्डिनेट 0, और क्योंकि 37 डिग्री और 4 है तो दैट मींस व्हाट, दिस विल बिकम 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर से फिर 3 सेंटीमीटर 3, यानी अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ, वो अलग बात है कि वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा, अगर मैं इसको एक्सिस ले लेता हूँ, इन दैट केस एक रिफ्लेक्शन तो y इज इक्वल टू 0 पे हुआ, एक y इज इक्वल टू 4, फिर y इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 4, फिर y इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 4, फिर y इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से, तो y का तो खैर 0 और 4 0 4 होता रहे, लेकिन x का क्या होगा, 0 फिर 3 6 9 12 15 इस तरीके से, so therefore let me create an AP in which 343 है ना is greater than or equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है ना, where n is the number of reflections, और ये कम होना चाहिए या बराबर होगा, क्योंकि लास्ट में हो सकता है थोड़ा मार्जिन रह जाए, नेवर नो, तो 343 तो n minus 1 is less than or equal to 343 by 3, ठीक है ना, तो अगर ये 345 होता तो 115 हो जाता, ये तो 114 पॉइंट समथिंग है, तो therefore n minus 1 less than 114, that means n is equal to 115, n 115 होगा नंबर ऑफ दिस गिवन, ठीक है, अच्छा लास्ट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, लास्ट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 342, अच्छा 115 से भी एक चीज मिल रहा है, इज दैट ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, यानी यहाँ पे जितने भी ऑड रिफ्लेक्शंस है वो यहाँ पे हो रहे हैं, और जितने भी इवन रिफ्लेक्शंस है वो यहाँ पे हो रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 115 मतलब क्या होता है, ये एक ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ऐसे करके एज पे, थोड़ा सा एज के अंदर, और फिर ऐसे चला जाए, और वो जगह कौन सा होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 115 मतलब 342, so this will be 342 centimeter at which the last reflection is going to happen, ठीक है, यानी टोटल 115 रिफ्लेक्शंस हो गए, लास्ट मिरर हो गया, लोअर वाला मिरर, नीचे वाला मिरर, और उसके बाद रेज ऐसे चले, और अगर लास्ट पॉइंट देखता हूं मैं रिफ्लेक्शन का, तो वो हो जाएगा 342 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा अगर कोई पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए, कोई पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए, है ना, तो कैसे होगा, जैसे मान लो सपोज 80 सेकेंड का पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स, तो अगर ऑड अगर हुआ, इन दैट केस क्या होगा, 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 कॉमा 0, ठीक है, और अगर इवन होगा, इन दैट केस 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 कॉमा 4, तो अगर 80 सेकेंड का चाहिए, ये तो इवन वाला हो गया, यानी 80 सेकेंड के लिए ये वाले कैटेगरी में डाल दो, जस्ट पुट n इज इक्वल टू 82, सॉरी 82 सेकेंड के लिए 82 पुट कर, और अगर मान लो मैं पूछता हूँ 91st का, तो ऑड हो गया, तो यानी कि होगा 91 यहाँ पे पुट कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट का होगा 0, क्यों, इज गोइंग टू गेट द लोअर वाला मिरर, एंड सो ऑन, सो लाइक आई कैन मेक सम मोर डिटेल एनालिसिस आल्सो, कहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, एंड आई एम कंसीडरिंग दिस एज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन व्हिच इज जस्ट एट द एज ऑफ द लोअर मिरर, ये मैंने कंसीडर किया, ठीक है, चलो, सो दैट्स द आंसर, यस यू आर राइट, 115 हो गया, और लास्ट मिरर कौन सा हो जाएगा, लोअर वाला, ठीक है, ओके मनन यू आर राइट, एंड अच्छा मनन नहीं आंसर दिया, वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसको थोड़ी देर बाद एनालाइज करता हूँ, अब जब
मिरर पे डिस्कशन स्टार्ट हो ही गया। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ये थीटा और ये मिरर है, ये दे रखा है सपोज 70 डिग्री। तो बोलेंगे फाइंड थीटा, फाइंड थीटा so that this is mirror A B, so that final ray is perpendicular to mirror A. Final ray is perpendicular to mirror A. This is the first reflection. Okay. Already some answers have come up. Manan Dangwal has given an answer of 125 degrees. Satyam has given an answer of 70 degree. Karthik has given an answer of 35 degree. Bhavna has also given an answer of 35 degree. Okay. ठीक है. As per the figure, there are two possibilities, no doubt. कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक्यूट एंगल आंसर्स भी आ रहे हैं. तो कार्तिक ने आंसर दिया 125, तन्मय ने दिया 35 डिग्री. तो एक्चुअली पीपल आर टेकिंग टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज. क्योंकि फिगर में ऑब्ट्यूज था तो इसलिए मैं ऑब्ट्यूज के ही फेवर में जा रहा था. ठीक है ना. बेसिकली ऐसे हो. ठीक है, मैं दूसरा फिगर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली ऐसे हो. तो अगर ये 70 है तो इन दैट केस ये भी 70 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 20 डिग्री. ठीक है ना. अगर ये 20 डिग्री होता है, ये तो थीटा है ही है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 20, यानी 160 माइनस थीटा. ये एंगल हो गया 160 माइनस. ठीक है, ये हो गया 160 माइनस. क्योंकि मिरर में उधर वाला एंगल भी वही होगा, तो देयरफॉर ये भी हो जाएगा 160 माइनस थीटा. अच्छा, क्योंकि पहला मिरर के परपेंडिकुलर होगा तो यानी ये नॉर्मल और ये पैरेलल होगा. तो अगर ये 70 डिग्री होगा, तो इन दैट केस दिस हैज टू बी 110 डिग्री.
ठीक है ना, दिस हैज टू बी 110 डिग्री। अगर ऐसे होता है तो इन दैट केस लेट्स काउंट द टोटल एंगल आउट हियर। ये हो जाएगा 160 माइनस थीटा प्लस 160 माइनस थीटा और 110 डिग्री प्लस 110 मस्ट बी इक्वल टू 180, है ना। तो 160 प्लस 160 320, 330 430, तो 430 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा। तो 430 में से 180 माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना। 250 is equal to 2 theta, that means theta is equal to 105 degree. So that's the answer if you take up this as the obtuse angle. ठीक है, एक्यूरेट भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं इसके फिगर को एक्यूट बना दूं, है ना, तो इन दैट केस फिगर थोड़ा अलग हो जाएगा। इसको अगर मैं एक्यूट बना दूंगा ना तो इन दैट केस समझ लो कि ये वाला हो जाएगा। ये भी एक्चुअली वही है। अब बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि बस ये कि 70 की जगह 80 डिग्री उसका रेस्ट इज द सेम, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन बोल रहा है, तो ये सेकंड रिफ्लेक्शन। After third reflection, if it is retracing, that means it must be falling on the mirror perpendicular. But that's it. तो ये perpendicular है। और फिर वापस भी perpendicular। ठीक है ना, that is how it is going to happen। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ये दोनों ही 90 माइनस थीटा, ये भी और ये भी, है ना। ये 90 ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस। अब ये 80, तो ये कितना होगा 10 डिग्री, और ये तो है 90 डिग्री। तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो यानी 180 माइनस 2 थीटा, ये मिला के हो गया 180 माइनस 2 थीटा। तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। अब जगह तो बहुत ही कम है, तो क्या करूं, तो यहाँ पे ये अगर 2 थीटा हो जाए, ये 90 और 10 है, तो दैट्स ऑल। फिर 2 थीटा प्लस 90 प्लस 10, 2 थीटा प्लस 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 10 100 डिग्री है, तो उधर चला गया, थीटा 40 डिग्री आ रहा है। अच्छा, ये तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ध्रुव एसिड के 110 कैसा है? अच्छा अच्छा, हाँ, ओह अच्छा सॉरी। तो वो 110 इसलिए आते हैं कि देखो ये 70 है और परपेंडिकुलर, मतलब कि ये नॉर्मल और ये तो पैरेलल हो गया ना, फिर ये नॉर्मल था और ये रे ऐसे गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर ये 70 होता है तो ऑब्वियसली फिर क्या हो गया 110 होगा। वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज व्हाट इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही उसके अंदर ये 70 होते हैं 110 होते। ये मैं पिछले क्वेश्चन की बात, यहाँ पे थोड़ा फिगर छोटा हो गया। आई होप यू आर एबल टू सी इट, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो यानी आंसर कितना होगा ना, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। धैर्य गुप्ता इज गिवन 80 डिग्री, खुशी बच्चा इज गिवन 40 डिग्री। 40 डिग्री वैसे पिछले सेकंड क्वेश्चन का बहुत कम लोगों ने दिया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने 35 भी दिए, वो एक्चुअली एक्यूट लेके किए होंगे, तो नो प्रॉब्लम, मैं भी एक्यूट लेके भी एक सॉल्यूशन बना देता हूँ।
क्योंकि रे को परपेंडिकुलर होना है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट मिरर, यानी बेसिकली क्या है कि ये थीटा मान लेता हूँ, और आई थिंक पिछले बार 70 डिग्री दिया था ये 70 था पिछले बार। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर पर जाना चाहिए। ये रिट्रेस ही करेगा ये भी एक्चुअली, उस हिसाब से तो क्वेश्चन सेम ही हो। तो ये थीटा हो गया, आई थिंक दिस इज द सेम ही, अगर 90 हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा, तो दोनों ही 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया दोनों मिला के 180 माइनस 2 थीटा, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा 2 थीटा। ये 90 है, और क्योंकि ये 70 डिग्री है, देयरफॉर ये 20 डिग्री है ना। बस आई थिंक दैट्स इट। तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 20 इज 180, तो 90 प्लस 20 is 110, तो चला गया 70, then theta is equal to what, 35। ये भी सही। Actually, the question wording was कि after reflection from the second mirror, the ray should become perpendicular to the first mirror। अगर ऐसे लैंग्वेज होता है तो in that case दोनों ही चल जाए, ऐसे कुछ। It all depends on the language। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा गया या बोला गया है कि हाँ after this reflection it is perpendicular to the mirror, तो I think पिछले वाला भी सही था, जिसमें हमने ऑब्ट्यूस एंगल लिया था, और इस बार हमने एक्यूट एंगल लिया है, तो इट्स आल्सो ऑलराइट, नो इश्यूज, चले, ठीक है ना। So let's come back to our discussion of spherical mirror। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन देखना बुक में मिल जाएंगे, और असाइनमेंट वगैरह में सॉल्व करोगे तो मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अटकता नहीं है जनरली, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दैट एज सच। Let's proceed now। As I said that spherical mirror में क्या होता है, कन्वेक्स कैंसर कनकेव कैसे डिसाइड होता है। एक्चुअली देखो, एक अगर मैं ग्लास का पार्ट ले लेता हूँ, सपोज एक स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो ग्लास है, थिन हॉलो ग्लास, और उसमें से ऐसे कट करके मैंने निकाल लिया, ही बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसे। So you can understand that the shape is like this। ये तो समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके एक पॉकेट टाइप का, ठीक है। ये बताओ कि ये मिरर कौन सा होगा, ये मिरर क्या होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। ये मिरर कौन सा होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, ये वाला। हाँ, यानी जैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज, ऐसे नहीं पता चलेगा, वो पॉलिश पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, पॉलिश मतलब समझो ना, जिसको हम लोग सिल्वरिंग कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट बना देते हैं, लेट्स से सिल्वर का ही बना देते हैं कोई भी, तो लेट्स से बना दिया। सपोज मैंने आउटर लेयर पे एक पॉलिश्ड मटेरियल, पॉलिशिंग मटेरियल डिपॉजिट कर देता हूं, तो आउटर साइड पे सपोज मैंने पॉलिश्ड मटेरियल डिपॉजिट करा देता हूं, कोई मेटल टाइप का कुछ चीज, तो क्या होगा, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। ओके, कार्तिक इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, दैट इज शेडेड पे डिपेंड करेगा, थ्रू पाठक भी बोल रहे हैं वही चीज, जय गोयल ने भी बोला, शिवम ने भी। देखो सुनो, इसमें एक इशू है, अगर सिर्फ पॉलिश करते हो, सिर्फ पॉलिश करते हो, और मैं पूछूंगा कि मैं बताओ कौन सा मिरर होगा, कनकेव या कन्वेक्स, तो आंसर इज दोनों ही हो सकता है। इट्स लाइक ए कटोरी, स्टील का कटोरी ले लो, स्टील के कटोरी लेके अगर मैं पूछूंगा बताओ ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, तो कैसे बता सकते, है ना, क्योंकि दोनों, तो मान लो नया कटोरी है तो थोड़ा चमक भी रहता है उसके अंदर, तो अगर इस तरफ से देखो तो कनकेव हो गया, इस तरफ से देखो तो कन्वेक्स हो गया। अब वो तो डिपेंड करता है ना तुम कैसे उसको यूज कर रहे हो, है नहीं। इसलिए मिरर मतलब स्फेरिकल वाले पार्ट से अगर कट आउट करो, पहली बात तो मिरर ही नहीं है अभी, तो फिलहाल तो जस्ट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, कर्व्ड ग्लास कह लो,
फिर अगर तुमने किसी भी साइड पॉलिशिंग किया, चाहे अंदर पॉलिशिंग करो चाहे बाहर पॉलिशिंग करो, वो दोनों टाइप के मिरर की तरह बिहेव करेंगे। अगर ऐसे यूज करोगे इधर से तो कनकेव हो गया, और ऐसे यूज करोगे तो इन दैट केस को कन्वेक्स। सो यू माइट से इन दैट केस डिसाइड कैसे होगा फिर कि कन्वेक्स या कनकेव? वो एक्चुअली डिसाइड होता है बाय पेंटिंग। ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये जो पॉलिश वाला मटेरियल डालते हैं ना ग्लास के ऊपर, ये थोड़ा सा ब्रिटल टाइप का होता है, मतलब टूटने टाइप का होता है। इसलिए क्या किया जाता है, कोई भी मिरर में पहले वो पॉलिश चढ़ा देते हैं और उसके बाद देखना पेंट कर देते हैं। ये पेंट डिसाइड करता है कि वो कनकेव बचेगा या कन्वेक्स रह जाएगा। इसलिए चाहे मैं अंदर के साइड पॉलिश करूं चाहे बाहर के साइड पॉलिश करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसा एज आई सेड द एग्जांपल ऑफ स्टील के कोई बॉल या कुछ ऐसे ले लो, हेमिस्फेरिकल टाइप का बॉल है, तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्स प्रॉपर्टी भी है कनकेव भी है, डिपेंड करता है कि यूज कैसे कर, है ना। तो therefore it is a painting which decides why, because the painting obstructs light from one of the sides. अब जैसे मान लो पॉलिश तो तुमने ऐसे कर दिया लेट्स से आउटर साइड या इवन इनर साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेंट किधर कर रहा है वो बताओ। तो सपोज मैंने पेंट कर दिया बाहर की तरफ, इधर वाली, यानी कि इधर से अभी ओपेक बन गया, यानी अब सिर्फ इधर वाला ही लाइट एक्सेप्ट कर पाएगा। therefore now it will become a concave. अच्छा मान लो तुमने पेंट इनसाइड से कर लिया, अंदर की तरफ से पेंट कर लिया, इन दैट केस इधर वाले रे के लिए तो ओपेक हो गया, क्यों, वो तो पेंट तो ओपेक है, इट वोंट अलाउ लाइट, यानी अब लाइट सिर्फ इधर से ही हो सकता है, एंड देयरफॉर नाउ इट विल फाइनली बिहेव लाइक ए कन्वेक्स। ठीक है ना। इसलिए कई बार बुक्स में देखा है मैंने लिखते हुए कि अंदर पॉलिश कर दो बाहर पॉलिश कर दो। इट इज नॉट द पॉलिश व्हिच डिसाइड्स, इट इज नॉट द पॉलिश व्हिच डिसाइड्स। कि पॉलिश करने के बाद दोनों तरह बिहेवियर मिलेगा। इट इज द पेंट व्हिच डिसाइड्स which one will be finally existing as a mirror part and which one will become the opaque part. Otherwise अगर पेंट नहीं करो सिर्फ पॉलिश कर दो, in that case it can behave as either of the mirror depending on which surface you are exposing. That's the case. ठीक है ना। बट एनीवे इतना डिटेल में तो हम जाते नहीं जनरली, हम लोग क्या करते हैं सीधे उस पे आ जाते हैं। तो अब अभी काम करते हैं, देखते हैं कि कनकेव में क्या होता है। जैसे मान लो कनकेव, ठीक है ना, तो इस तरीके से अलग है। तो अब जनरली हम लोग ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम तो यही होता है। अब फिर हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, दिस इज वे वी रिप्रेजेंट। अच्छा इसका फोकस कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये होता है इसका 2f या r, जो भी कहना चाहते हैं। दिस इज थिंग दैट यू ऑलरेडी नो, सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग। इसके फोकल लेंथ का साइन क्या है? इसका जो साइन होगा ना फोकल लेंथ का, वो होगा नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ अ कनकेव मिरर, कि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो साइन ऑफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, नेगेटिव फॉर अ कनकेव। ठीक है। अच्छा बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कसिंग विद द फार्मूला, मिरर फार्मूला हम लोग बाद में कभी डिराइव कर लेंगे, बट वैसे क्या है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। वैसे मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है hi/h। ये हो गया। और दूसरी बात ये कि इसमें एक वो साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, all distances measured from P, distances measured opposite to incident light is negative, and in the direction of incident light is positive. And then distances, yeah, heights, distance to height above principal axis, the middle line is positive. तो ये तीन हमें चीजें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, which you have to take care of while writing values in case of a sign conventions equation. ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट। ओके,
But before I start, I would like to ask a question and then only start, and that is, can we obtain real image with plane mirror? Can we obtain real image with plane mirror? Yes, what is the answer? Okay, Dhruv says no, Satyam says yes, Karthik says no, Akshit says only point size. पॉइंट साइज क्यों होगा? अगर होगा तो फिर होगा भी, पॉइंट साइज ही क्यों होगा? जय गोयल से इसके सिंगल मिरर से तो नहीं कर पाएंगे, नहीं मिरर सिंगल हो बट मे भी कुछ और तरीका हो. ओके देखो, द इशू इज दैट the way we have drawn ray diagram in case of plane mirror till now, we have always taken a real image. We have always taken a real image. ठीक है ना? And therefore it's a virtual, real object. Real object, and therefore it has a virtual image. तुम इसको स्वैप कर सकते हो. तुम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दो तो इमेज रियल हो जाएगा. अब मैं एग्जांपल बताता हूँ. एक काम करो, जैसे सनरेज नहीं आता, ये तुम लोग बचपन में करते ही थे कि अगर ये लेंस है तो उसका रेज जाके ऐसे फोकस करता था. हम लोग बचपन में करते थे ऐसे, बहुत बार किए. तुम लोगों का तो यू आर इन द मोबाइल जमाना भी एरिया, बट हम लोगों के टाइम ना यही सब टाइम पास था. लेंस लेके कागज जला दो, जैसे हमने एक बार किया था. अब तो बड़े हो गए तो लगता है कि दीज आर रॉन्ग थिंग्स दैट वी हैव डन, बट बचपन में तो ये सब रॉन्ग और राइट कुछ पता नहीं चलता. हम लोग जोश में सब कुछ कर डालते थे. तो हमने एक बार क्या किया कि दो तीन जने, जैसे वो असेंबली में नहीं होता, असेंबली में हम लोगों को बैठा दिया जाता था और जिनको प्रोग्राम करना होता तो प्रोग्राम करते थे, प्रैक्टिस करते थे. अब हम लोग बैठे बैठे बोर होकर क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, असेंबली में सब लोग बैठे हैं, जैसे तुम लोग भी एक दो बार खड़े हुए हो, बैठे हो, देखा है मैंने. तो हमने क्या किया, एक दो जने जो है ना लेंस ले गए, और लेंस क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो किसी का शर्ट है, अब मान लो मैं सामने बैठा हूँ, पीछे मेरे पास कोई और है, तो क्या किया पीछे वाले ने, उस शर्ट के ऊपर लेंस को फोकस कर दिया, तो सनरेज आके वहां पे फोकस हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, काला स्पॉट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते थे, एक जगह काला कर दिया, फिर दूसरी जगह काला कर दिया, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह. तो हम आपस में कंपटीशन क्या कर रहे हैं कि मैंने अपने सामने वाले के कितने शर्ट पे काले स्पॉट्स बनवाए. अच्छा, ये भी कोई आसान टास्क नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर किसी और के उसमें फोकस करोगे ना, वहां गर्म लगने लगता है, तो इंसान को पता चल जाता है. यानी पता ना चल के, पता भी ना चले और फिर शर्ट में भी काला कर दो, वो जला जला दो बेसिकली. वो कैसे होता है ना, उसके लिए ढूंढना पड़ता था कि कौन सा ऐसे रीजियन है. जैसे मान लो ये शर्ट है, अभी देखो ये वाला पार्ट देखो स्किन को टच नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट देखो स्किन को टच नहीं कर रहा है, ये देखो. लेकिन ये स्किन को टच कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे सनरेज को डालूंगा ना, तो जैसे वो शर्ट को जलाएगा ना, तो स्किन को जलाएगा, तो दर्द होगा, तो इंसान को पता चल जाएगा. फिर मैं देखो ये क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है. पर अगर मान लो मैं इस पोर्शन को जलाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो स्किन को डायरेक्ट टच नहीं कर रहा, ये देखो गैप है ना, ये देख रहे हो गैप है, पता चल रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो इन दैट केस पता भी नहीं चलेगा. मतलब अगर पीछे से कर रहा था तो वैसे भी दिख तो नहीं रहा, तो पता भी नहीं चलता था. यानी हमें फिर इस पूरे पीठ में से ढूंढना पड़ता था कौन सी जगह थोड़ा शर्ट खुला हुआ, उधर वहीं पे फोकस करे लेंस एंड ऑल. तो दिस वाज और टाइम पास. हमें आजकल तो इस टाइप के टाइम पास का तो कोई जरूरत ही नहीं है. आजकल मोबाइल ने सारा स्पेस को कैप्चर कर लिया, दैट ह्यूमन स्पेस कह लो या ह्यूमेन स्पेस कह लो, सारा मोबाइल ने कैप्चर कर लिया. बट यस, पहले ऐसे होता. So anyway, to now give you the example of real image with plane mirror. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर यूज करता हूँ.
इन दैट केस क्या, रेज तो फोकस कर ही नहीं पाएंगे, वो उसके पहले रिफ्लेक्ट करके यहां पे फोकस। अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे, यहाँ पे इमेज बनेगा। और रियल इमेज क्या होता है, यही ना, दैट द इमेज शुड बी ऑब्टेनेबल ऑन अ स्क्रीन। तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो गया। तो ये रियल इमेज किसका इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। बट देन यू माइट से वहां तो कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देयरफॉर याद रखना, ये जो पॉइंट है ना, मिरर के कंटेक्स्ट, देखो लेंस के कंटेक्स्ट में पॉइंट P इज अ रियल इमेज। सो फॉर लेंस P इज अ real image. But for mirror, the same P is a virtual object. ये आगे काम में आएगा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। फॉर मिरर P is a virtual object, और क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इसलिए इमेज रियल हो गया और वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाएंगे। दैट्स द केस, ठीक है ना। And these are going to play an important role in our discussion later on. चलो आज तो इतना नहीं होगा, बट आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो लाइक let's do one thing, let's do a very quick discussion on what exactly is an object and an image. Now ये actually depend करता है, मैं बताता हूँ कैसे। It depends on the type of rays. So types of rays, ठीक है ना। There are three types of rays. Number one is a diverging ray. Diverging ray में ये जो point है ना, this point is either a real object or a एक्चुअली ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कंसेप्ट है ऑप्टिक्स में ना, वो डिपेंड करता है रेज के ऊपर। तो रेज अगर डाइवर्जिंग है तो हम डाइवर्जिंग वाला जो पॉइंट है जहां से डाइवर्ज कर रहा है उसको या तो एक रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं या तो वर्चुअल इमेज। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इमेज से दोनों कैसे हो सकता है, क्यों ये दोनों नहीं हुआ। लेंस के लिए एक रियल इमेज हुआ और मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही पॉइंट पी तो दोनों रोल प्ले कर रहा है ना। व्हाट इज द कॉमन फीचर, कॉमन फीचर ये देखो ये कन्वर्जिंग रेज है, तो मैं उसी पे आ रहा था। इज दैट नेक्स्ट कन्वर्जिंग रेज। तो कन्वर्जिंग रेस को तुम रियल इमेज बोलोगे और नहीं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हो गया। पर एक तीसरे टाइप का रेस भी है, नाउ दैट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पैरेलल रेस। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी ना ठीक से दिया नहीं। दिस इज पैरेलल रेस। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको माइनस इंफिनिटी मान रहा हूँ, इसको प्लस इंफिनिटी मान रहा हूँ, ठीक है। कैन यू डिस्कस और डिस्क्राइब व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। जल्दी डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो जरा। कैन यू डिस्कस दिस थर्ड केस। ये थर्ड केस क्या है, रियल वर्चुअल कहां पे ला सकते हो। जस्ट फिलिंग अप इंक इन द मीनवाइल।
नहीं, यहाँ पे मैंने पता ये सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि मुझे जानना था कि प्लस में इंफिनिटी में और माइनस इंफिनिटी में क्या हो रहा है, ये दोनों जानना था, इसलिए मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। इसका मैं आंसर देना चाहूंगा इज दैट it can be considered as a real object at minus infinity or a virtual image at minus infinity. However, it can also be considered as real image at plus infinity or a virtual object and both are equally correct. ठीक है, और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा एक पर्टिकुलर केस। अब मुझे बताओ इसको क्या कंसिडर करना चाहिए। जैसा हमें पता है कि अगर एक कनकेव मिरर होता है तो ये फोकस हो गया और ये 2f हो गया। हमें पता है कि अगर एक फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो दैट केस रेस कैसे होता है ना, एक तो पैरेलल होता है जो कि ऐसे चला जाता है फ्रॉम द फोकस टू द फोकस, ये फोकस है, ये 2f। और दूसरा रे हमें पता है ऐसे होता है जो कि ऐसे होता है यू एट द पोल, मतलब, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे। And we know that these are going to go to infinity. ठीक है ना, they are parallel basically, कहने का मतलब है parallel। अब तुम इसको क्या कंसिडर करोगे बताओ। एनसीईआरटी बुक ने क्या दिया बताता हूं मैं। एनसीईआरटी बुक ने दिया है कि यहाँ पे ये जाके इधर इधर जाके इंफिनिटी पे कन्वर्ट्स करेंगे। दैट्स व्हाट एनसीईआरटी बुक इज सेइंग एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस एज इमेज एट माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे रियल, हाईली मैग्निफाइड और इन्वर्टेड। यानी एक तो अगर मान लो इसको मैं इमेज यहाँ पे मानता हूँ, in that case I can see it as a real image, inverted image at minus infinity and highly magnified. Now these are the features. तो मैं इस एनसीईआरटी आंसर को गलत नहीं कर रहा हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी गलत बोल रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है जो कि समाव बताया नहीं गया, आई डोंट नो व्हाई, एंड दैट इज व्हाई डोंट आई थिंक कि ये इधर है, मतलब इधर से आ रहा है। तो आई कैन आल्सो कंसीडर इट एज रियल ना मान के वर्चुअल। एट माइनस इंफिनिटी जगह एट प्लस इंफिनिटी एंड हाईली मैग्निफाइड, ये भी है। डिफरेंस क्या हो गया कि ये रियल हो गया और ये वर्चुअल। इसमें कोई दिक्कत? मैं इमेज की बात कर मैं इमेज की बात कर रहा हूं। इस इमेज को मैं ये भी मान सकता हूं, ये भी मान सकता हूं, दोनों इक्वली करेक्ट। अब एनसीईआरटी ने इसको दिया और ये भी कोई गलत थोड़ी है, ये भी सही है। आई कैन आल्सो कंसीडर एज अ वर्चुअल इमेज एट प्लस इंफिनिटी, दिस साइड है प्लस इंफिनिटी, अगेन हाईली मैग्निफाइड एंड डायरेक्ट, देयर इज नो हार्म इन दैट। व्हाई? बिकॉज़ पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज को इधर जा रहा है, मैं इमेजिन कर सकता हूं इधर जाके कहीं मिलेंगे, और मैं इस तरह से भी इमेजिन कर सकता हूं कि इंफिनिटी से कहीं से आया हुआ। तो दोनों इक्वली गुड इंटरप्रिटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वली करेक्ट है। इट इज जस्ट दैट सरप्राइजिंग थिंग है कि एनसीईआरटी ने सिर्फ ये आंसर दिया जबकि ये भी आंसर करेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा चलता रहता है। लेट्स प्रोसीड नाउ। So therefore be careful of the infinity interpretation.
The first thing is that एक मैं होमवर्क देना चाहूंगा is that algebraically locate image, ठीक है ना, image range for different ranges of the object. मतलब क्या, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि show that when the object is between focus and pole of a mirror, then the image is always behind the mirror. ये शो करना है algebraically, रे डायग्राम से नहीं, रे डायग्राम से तो कोई भी दिखा देता. Show that when the object is between infinity and 2f in front of the mirror, then the image is going to be always between f and 2f. ये algebraically दिखाना. यानी कोई एक x ले लो और फिर वो देखो x का रेंज क्या आ रहा है, तो x का रेंज देखना f से लेकर 2f के बीच में है. That's what you have to show. तो ये सारा शो करना है for different ranges. ठीक है, so that's what. और जैसे एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, मिरर वाला ले लेते हैं. जैसे मान लो f हो गया तो मैं इसको x मान लेता हूँ. तो x is just a quantity for me. x is just a quantity, so x does not have any sign. साइन मैं पुट करूंगा अलग से. तो देखो मिरर में क्या होता है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. ठीक है. अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वो है क्या बोलते हैं f है, वही है, और f नेगेटिव. तो 1/f माइनस 1/u is equal to 1/f माइनस u जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि x जो है माइनस एक्स, तो प्लस 1 माइनस एक्स और ये माइनस है, इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/f प्लस 1/x इज इक्वल टू x प्लस f बाय fx. ठीक है. एक काम और करें, is that let us call this f also as a quantity. So f both are supposed quantity. साइन मैं खुद पुट करूंगा, वो ज्यादा अच्छा है. ठीक है ना, that would be better. तो इस केस में क्या हो रहा है देखो कि f के जगह मैं पुट करूं माइनस f, तो चलो माइनस f क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा इसका. तो 1/x माइनस 1/f ये आ जाएगा fx बाय f माइनस x. माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये. ठीक है ये. अच्छा अब देखो ये हो गया v, तो यानी v कितना आ गया ना fx बाय f माइनस x. तो as now f and x are both positive, यानी मैंने both positive लिए. Now as f is greater than x, क्यों? क्योंकि this is lying between the pole and the focus. As object is between pole and focus. तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, x का वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन f होगा. यानी f माइनस x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और fx तो वैसे ही पॉजिटिव क्योंकि मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया. ठीक है ना. तो देयरफॉर v इज पॉजिटिव. v इज पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पोल से मेजर करूंगा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, बिहाइंड मिरर लाइक्स behind mirror. So that's the conclusion that we can draw for the object between pole and focus. Similarly, इसमें ये भी दिखा सकते हैं that the size of the image will be always greater than the size of the object. वो भी दिखाया जा सकता है, वैसे impossible कुछ नहीं. ठीक है ना. तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u, तो v तो निकाल ही चुके हैं हम लोग,
by u मतलब हो गया x, u मतलब x हो गया, ठीक है। तो therefore in this case अगर देखोगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस ऑफ v by u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, तो v तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू fx बाय f माइनस x, और u मतलब क्या हो जाएगा, u मतलब हो जाएगा 1 बाय माइनस x, इज इक्वल टू हो जाएगा fx, अच्छा x कैंसिल हो गया, f बाय f minus x. So there are two things to this. Number one is that this will be positive and number two is greater than 1. क्यों? f by f minus x, obviously it has to be greater than 1. तो इससे ये पता चल गया कि क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, so therefore this will mean direct. And greater than 1, that means magnification. बस दोनों मीनिंग आ गए. So therefore, algebraically, I have managed to show that if the object is between pole and focus, then the image must be a virtual one. You देखो ना, object distance, image distance positive आ रहा है, and that the image must be magnified. वो भी देखो आ रहा है, greater than 1 आ रहा है, ठीक है ना? All this was done algebraically without resorting to ray diagram. अब तुम लोग बाकी अपने आप कर लेना कि फोकस और 2f के बीच में क्या होगा, 2f और इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा. दोस आर थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. ये इनइक्वालिटीज को लेके करना ही था, क्योंकि इक्वेशन तो बनेगा पर उसके बेसिस पे तुमको रेंज निकालना, तो यानी इनइक्वालिटी आएगा कुछ ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, और उसके बेसिस पे फिर फाइनल तुमको पता चलेगा पोजीशन भी और साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना. तो मैंने दोनों दिखा दिया इस केस में, रेस्ट यू कैन ट्राई योरसेल्फ, ठीक है. So that would be the agenda for discussion maybe tomorrow if required, and then we will move on to something else. Concave mirror is of course a topic which will take at least one full class, ठीक है, वो कल करेंगे हम. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. कल हम लोग concave mirror और convex mirror को कंटिन्यू करेंगे along with graphs. That would be the agenda tomorrow. In the meanwhile ये वाला वर्कआउट करो, कुछ दिक्कत होता है तो then definitely we will discuss, ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. Thank you, sir. Thank you. कोई सवाल पूछ रहे थे कोई? अच्छा चलो ठीक है.